अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि एक बंदा जो है वो एक वेट उठा के खड़ा रहे, हम कहते हैं इसने बहुत काम किए, इसने एफर्ट्स लगाई हैं, इसने फोर्स लगाई है, ये वेट को उठाकर खड़ा रहा है तो इसने बहुत सारी फोर्स लगाई है। ऑल्दो नो डाउट उसकी फोर्स लग रही है, लेकिन साइंस की टर्म में हम ये कहेंगे कि उसने कोई काम नहीं किया। साइंस ये कहती है कि जब आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाएं और वो चीज डिस्टेंस कवर करे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसने वर्क किया है, अदरवाइज वो वर्क नहीं हुआ। तो एक आदमी जो वेट उठाकर खड़ा रहा था, नो डाउट उसने फोर्स लगाई, लेकिन उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। तो जब तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया तो दैट्स मीन कि उसने कोई वर्क नहीं किया। इट मीन्स कि वर्क डन होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, विच इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी displaces in the direction of a force। मीन्स के वर्क तब डन होगा जब आप फोर्स अप्लाई करें किसी भी बॉडी के ऊपर और वो उसको डिस्प्लेस करेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो वो इसी डायरेक्शन में वो चीज मूव कर जाएगी। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो वो इस डायरेक्शन में वो चीज मूव कर जाएगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगी। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप कहीं पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इट मींस वर्क डन हुआ है, अदरवाइज साइंस के टर्म में हम कहते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ, चाहे वो जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई क्यों ना कर ले। ठीक है, चाहे वो वेट उठाकर पूरा दिन वहां पर क्यों ना खड़ा रहे, जब तक वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करेगा तब तक उसने कोई वर्क डन नहीं किया। क्लियर? अब लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। अब जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉक्स ये मूव करके ये बॉक्स इस जगह पर आ जाएगा। अब जब ये इस जगह पर आ जाएगा, इट मींस इसने इतना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। ठीक है, ये इसने क्या कवर किया है? ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट कवर हो, ठीक है, तो वहां पर वर्क डन हो गया। दैट्स मीन इस केस में हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ज्यादा आपका वर्क डन होगा। ठीक है, आप फोर्स बढ़ाते जाएं आपका वर्क ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे आपकी उतनी ज्यादा वर्क डन होगा, जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा आपका वर्क डन होगा। क्लियर? ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W वर्क को हम डिनोट करें W के साथ, फोर्स को हम F के साथ डिनोट करें और डिस्प्लेसमेंट को हम S के साथ डिनोट करें, तो हम यहां कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू FS। क्लियर? तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू FS, जो हम बाद में न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे, एग्जांपल्स में भी यूज करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू FS।
आगे चलते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मैंने 5 जॉल वर्क डन किया है, मैंने 10 जॉल का वर्क डन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं एक वैल्यू बता रहा हूं, अमाउंट बता रहा हूं कि मैंने इतना काम किया है। वो वर्क किस डायरेक्शन में हुआ है ये मैटर नहीं करता। क्लियर? ठीक है। तो वर्क जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर आ जाता है, तो आपने याद रखना है कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा, आगे है यूनिट्स ऑफ वर्क। एज यू नो, हम जब भी कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं हम उसके यूनिट साथ जरूर स्टडी करते हैं। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो यूनिट ऑफ वर्क, जैसे हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस। तो अगर हम फोर्स का यूनिट देखें तो वो होता है न्यूटन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखें तो वो होता है मीटर। दैट्स मीन वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब अगर हम ये देखें कि न्यूटन मीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू जूल, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लिख सकते हैं। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया? जूल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ओके, तो इसको जूल को डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल। ठीक है, आपका जो वर्क है वो 1 जूल होगा when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of a force। तो डिस्प्लेस कर रहा है 1 मीटर पे, तो वो 1 जूल के इक्वल होगा। जब आप किसी बॉडी पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए तो वर्क डन कितना होगा? 1 जूल होगा। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट वन, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि डिफाइन या यूनिट ऑफ वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिट ऑफ वर्क जो है जूल है और उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स की तरफ, कि फोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने अभी आपसे पहले बात की कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ऐसे ही है, अक्सर कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, आप फोर्स अप्लाई करें लेकिन आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वो नहीं होती। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे फोर्स लगाया इस तरह से। अब ये ना मेरी फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ना मेरी फोर्स ये वर्टिकल फॉर्म में। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा? ठीक है, दैट्स मीन यहां मेरे पास 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। इसको मैंने डिनोट क्यों किया है एफ ऑफ एक्स से? कि फोर्स लग रही है और वो एक्स कंपोनेंट में लग रही है, एक्स एक्सिस में लग रही है, हॉरिजॉन्टल केस। और फोर्स इसको मैंने डिनोट कर दिया वाई में, दैट मीन फोर्स लग रही है वो वाई एक्सिस में लग रही है, दिस इज द वर्टिकल केस। ओके, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या वो अपने एक्स कंपोनेंट में मूव कर रहा है या क्या वो अपने वाई कंपोनेंट में मूव कर रहा है? ठीक है, इसको हम फर्दर स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा, जैसा कि हमने ये हमें पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई ये 2 कंपोनेंट्स हैं फोर्स के। ठीक है, अब हमने बेसिकली देखना ये होता है कि आपकी फोर्स लग रही थी इस डायरेक्शन में, आपका ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर गया। आपका ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव किया या आपका ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, अब इस चीज को स्टडी करने के लिए यहां पर हमारे पास एक एंगल बन जाता है एफ ऑफ एक्स के साथ। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो एंगल बन जाता है थीटा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं इसको फर्दर स्टडी करने के लिए मैं एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये चीज जो है ये है एफ ऑफ एक्स
ये है एफ फोर्स और जो ये वाली चीज है ये एफ ऑफ वाई है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरी फोर्स है और ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, अब मैं यहां पे लेट्स सपोज ये कर रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स कंपोनेंट में मूव कर रहा है, तो मैं एक्स कंपोनेंट को डील करने जा रहा हूं, एक्स कंपोनेंट को डील करने जा रहा हूं अपनी इस फोर्स के साथ। क्लियर? अब ट्राइंगल को जब हम स्टडी करते हैं तो ये चीज होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज बेस, ठीक है। अब मैं फिलहाल इन दो कंपोनेंट को स्टडी करने जा रहा हूं, एफ को और एफ ऑफ एक्स को। दैट मीन बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस पे है एफ ऑफ एक्स, हाइपोटेन्यूस पे है एफ, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। एज यू नो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके। सो अब अगर एफ यहां पर डिवाइड हो रहा है तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट फोर्स का, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर मैं y कंपोनेंट देखूं कि लेट्स सपोज अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो y कंपोनेंट पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां मैं एक और ट्रायंगल कंप्लीट करता हूं, ये चीज। अब ये जो है x कंपोनेंट हो गया मेरा, जो कि इस तरह से था, मैंने उसको ऊपर से लिख दिया है x कंपोनेंट। ये चीज y कंपोनेंट है और ये मेरी फोर्स F है। अब क्योंकि मैं इसको डील करने जा रहा हूं, दैट्स मीन दिस इज योर परपेंडिकुलर और दिस इज योर फोर्स जो कि हाइपोटेन्यूस पे है, तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को डील करने जा रहा हूं। हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पे एफ ऑफ वाई, हाइपोटेन्यूस पे एफ पड़ा हुआ है, तो एफ ऑफ वाई ओवर एफ दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एज यू ऑल नो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एफ यहां डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरी फोर्स का y कंपोनेंट। क्लियर? अच्छा, अभी हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमने अलग अलग स्टडी कर ली है। अब वर्क डन का केस स्टडी करते हैं एक, ठीक है। कि लेट्स सपोज कि मैंने ऐसे ही एक फोर्स अप्लाई की और अब मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने नोट किया कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं अपने फोर्स का x कंपोनेंट यूज करूंगा, ठीक है। जब मैं अपने फोर्स का x कंपोनेंट यूज करूंगा तो मेरा वर्क डन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट s। एज यू ऑल नो हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की जगह मैंने एफ एक्स यूज कर दिया है क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस में, एक्स कंपोनेंट में मेरा वर्क डन हो रहा है, दैट्स वाई मैं एक्स कंपोनेंट को इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा अभी ऊपर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं एफ कॉस थीटा और ये एस डिस्प्लेसमेंट अलग आ जाएगी। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं एफ एस कॉस थीटा, सो दिस इज योर वर्क डन इन केस ऑफ एक्स कंपोनेंट। अगर आप एक्स कंपोनेंट फोर्स का यूज करने जा रहे हैं तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप y कंपोनेंट यूज करने जा रहे हैं तो इस एफ एक्स की जगह एफ ऑफ y आ जाएगा, एफ ऑफ y एस आ जाएगा। एफ ऑफ y का फॉर्मूला है एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो आप यहां पर एफ साइन थीटा पुट करेंगे और जो बन जाएगा एफ एस साइन थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक यहां तक खत्म हो गया है। इसमें मैंने आपको बेसिकली 3 चीजें डिस्कस की हैं। एक, मैंने आपको वर्क डिस्कस किया, डिफाइन वर्क, ठीक है, और इसका फॉर्मूला और इसकी स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी है ये आपको चीजें याद होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और ये स्केलर क्वांटिटी है ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड चीज जो मैंने आपसे डिस्कस की है दैट इज यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क होता है जाउल, इसकी मैंने आपको डेफिनेशंस भी आपको मैंने पढ़ा दी है, तो आपने डेफिनेशन भी याद करनी है। और जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज मैंने आपसे डिस्कस किया है कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई कंपोनेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, एफ ऑफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। तो ये 2 कंपोनेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा सारा ये वाला। अब इसी के साथ आगे एग्जाम्पल दी गई है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6.1, तो हम उसको भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चीज इसके साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1. A girl carries a 10 kilogram bag upstairs to a height of 18 steps, each 20 centimeter high. Calculate the amount of work she has done to carry that bag. Take G is equals to 10 meter per second square. ठीक है, अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको इसका जरा समझा देता हूं कि वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं. एक लड़की है जिसने 10 किलोग्राम एक बैग उठाया हुआ है और जो कि वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही है. टोटल 18 स्टेप्स उसने चढ़ने हैं और एक स्टेप की जो हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एक स्टेप की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है. और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क, हमने कैलकुलेट करना है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर ली है. ठीक है, एज यू ऑल नो कि W इज इक्वल टू, हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू FS. दैट मीन हमें फोर्स भी पता होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए. अब अगर हम डाटा देखें तो डाटा में हमें कहीं भी ना फोर्स गिवन है ना हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है. ठीक है, तो पहले हम अपना डाटा लिख लेते हैं सारा. ठीक है, उसके बाद हम ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 10 किलोग्राम मास दिया हुआ है. उसके बाद टोटल स्टेप्स जो हैं वो हैं 18. एक स्टेप की जो हाइट है H1 दैट इज 20 सेंटीमीटर. अब 20 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में. जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर. और हमने G की वैल्यू हमें दी गई है, और हमें कहा गया है कि वर्क डन आपने फाइंड करना है. ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FS. ना हमारे पास F है ना हमारे पास S है, तो पहले हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे. एज यू ऑल नो F इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, हमारे पास m भी है और g भी है. अगर हम इनको पुट करें तो हमारे पास m is equals to 10 kilogram and g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन. सो F is equals to 100 न्यूटन. यहां से हमारे पास F की वैल्यू आ गई है. अब हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास उसने ये बता दिया कि टोटल स्टेप्स 18 स्टेप्स हैं जो उसने कवर करना है. टोटल ये डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर करना है. एक स्टेप की जो हाइट है वो है 0.2 मीटर. अगर मैं 0.2 मीटर को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर करना है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू 18 स्टेप्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.6 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 3.6 मीटर. ठीक है, अब मैं इजीली वर्क डन फाइंड आउट कर सकता हूं बिकॉज वर्क डन W इज इक्वल्स टू FS. ठीक है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें. F की वैल्यू है 100, S की वैल्यू है 3.6, सो इट बिकम्स 360 जूल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो गर्ल जो थी जो वेट लेकर ऊपर जा रही थी उसने कितना वर्क डन किया, तो गर्ल ने जो वर्क डन किया दैट इज 360 जूल. ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 360 जूल. ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं तो ये हमारा इसका आंसर है. तो आप नीचे पीछे लिख सकते हैं गर्ल्स कैरीज अ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच गर्ल्स कैरीज दैट इज 360 जूल. ठीक है, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज.